हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से अपना जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है उसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आज ये आपका लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वही अभी चल रहा है, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट के घटक। ठीक है, तो कंक्रीट के घटक मेनली 3 थे हमारे। ठीक है, पहला हमारा सीमेंट था, दूसरा एग्रीगेट और तीसरा वाटर। ठीक है, जो दोस्तों हमारी कंक्रीट थी वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनती थी। ठीक है, पहली बात तो इसमें हमारा सीमेंट आता था मेन, अगर बाइंडिंग मटेरियल की हम बात करें तो। ठीक है, सीमेंट और प्लस हमारा एग्रीगेट आता था और तीसरा हमारा वाटर आ जाता था। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो सीमेंट है दोस्तों वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो इसमें पहला पार्ट था हमारा इंग्रेडिएंट का सीमेंट, वो कवर हो चुका है। हमने सीमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी, सीमेंट होता क्या है, ठीक है, कैसे ये बनता है, कौन कौन से इसमें हम कंपोनेंट जो है यहाँ पे मिलाते हैं, कौन कौन से पदार्थ हम डालते हैं सीमेंट में, वो हमने देखा। सीमेंट के टाइप देखे, सीमेंट के टेस्ट देखे, ये सारी चीज़ें हमने सीमेंट के बारे में बात करी थी। तो ये हमारा टोटली कंप्लीट है दोस्तों। और अब हमारा स्टार्ट होगा आगे एग्रीगेट। ठीक है ना, अब जो दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है कंक्रीट का वो है हमारा एग्रीगेट। ठीक है, एक सेकेंड, ये पेन भी आज चल नहीं रहे हैं। चलिए, अगला है दोस्तों अब हमारा एग्रीगेट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे मिलावा। तो आज से हम अपना जो मिलावा है इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एग्रीगेट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट के टाइप कहाँ से मिलेगा, क्या इसके भी कुछ टेस्ट हैं, वो भी हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी करेंगे एग्रीगेट में। ठीक है ना, तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद वाटर बचा, जो कि बहुत छोटा है, तो वो एक लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्रीगेट के बारे में कि एग्रीगेट हमारा होता क्या है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मैं एग्रीगेट के बारे में सिलेबस दिखाऊँ आपको कि आपकी बुक में एग्रीगेट के बारे में बेसिकली दिया क्या क्या है। तो एग्रीगेट में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट पढ़ना है, वो भी साइज एंड शेप के आधार पे। ठीक है, और फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसकी ग्रेडिंग पढ़नी है। ठीक है, जिसमें आपको कोर्स और फाइन एग्रीगेट की ग्रेडिंग यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो ये 2 से 3 टॉपिक हैं आपके। ठीक है, तो आज हमारा इस लेक्चर में कवर होगा कि एग्रीगेट क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन साइज एंड शेप के बेस पे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, आप देख लिए होंगे कि क्या सिलेबस आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों आपका यहाँ पे जो सिलेबस है आपका एग्रीगेट का वो दिया गया है। और चलिए अब हम जो है एग्रीगेट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट सभी ने जाना है कि एग्रीगेट होता क्या है। ठीक है, तो एग्रीगेट दोस्तों पहली बात तो एक ऐसा हम कह सकते हैं मटेरियल है जो कि हमारा कंक्रीट बनाने में यूज होता है। आपको मैंने बताया था कि जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो इसमें हमारा एग्रीगेट जो है यूज़ होता है। और एग्रीगेट हम 2 तरीके का यूज़ करते हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, यानी कि महीन और मोटा 2 तरीके का मिलावा यहाँ पे जो है हमारा कंक्रीट बनाने में यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि सर थ्योरी नोट करा दिया करो। तो देखिए, मैं थ्योरी बोल देता हूँ साथ में, बट आप लोग नोट नहीं करते हो। ठीक है, तो सुनना भी है, साथ ही साथ समझना भी है, और उसको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। ठीक है, और आपका नोट्स भी साथ ही साथ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एग्रीगेट क्या होता है, तो एग्रीगेट दोस्तों आपका एक कणिकामय पदार्थ होता है। मैं ये वर्ड यूज़ क्यों कर रहा हूँ, कणिकामय पदार्थ होता है आपका एग्रीगेट। अब ये कणिकामय का मतलब क्या है, क्योंकि जो हमारा एग्रीगेट होता है वो कणदार संरचना भी तो होती है, छोटे छोटे कण ही तो होते हैं एग्रीगेट। अगर हम फाइन एग्रीगेट के बारे में बात करें, बालू, तो बालू छोटे छोटे कणों के रूप में ही तो होती है। कोर्स एग्रीगेट के बारे में अगर हम बात करें, गिट्टी आ जाती है, तो गिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ही तो होती है। तो आखिरी हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट छोटे छोटे कण ही तो हैं। तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेट के लिए कि जो एग्रीगेट होता है वो एक कणिकामय पदार्थ होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगली बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हो दोस्तों कि जो एग्रीगेट होता है आपका वो कंक्रीट बनाने में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, आपका कंक्रीट बनाने में यूज़ होता है। जब आप कंक्रीट बनाते हैं ना, तो सबसे मैक्सिमम जो परसेंटेज रहती है वो आपकी एग्रीगेट की ही रहती है आपके कंक्रीट में। जो आपका मान लीजिए 100% कह सकते हैं दोस्तों आपका कंक्रीट बन के तैयार होगा, तो उसमें लगभग आपको 75 से 85%, 75 से जो 85% डालना है वो आपको एग्रीगेट ही डालना है। ठीक है, अब एग्रीगेट को डालने के क्या कारण हैं, तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि एग्रीगेट आपका सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, एग्रीगेट आपका सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, आपके लिए इकोनॉमिकल है, सस्ता है, इसलिए आप कंक्रीट में डाल सकते हो। और दूसरी बात,
आप नोट करिएगा कि आपको कंक्रीट बनाते समय एक वॉल्यूम भी चाहिए, ठीक है। कंक्रीट को एक वॉल्यूम भी आपका एग्रीगेट प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो। दूसरी बात, आपका जो कंक्रीट बन के तैयार होगा उसमें संकुचन को रोकेगा आपका जो एग्रीगेट होगा, ठीक है। उसमें संकुचन नहीं पड़ने देगा, उसको सिकुड़ने नहीं देगा, उसमें दरारें भी नहीं पड़ने देगा आपका एग्रीगेट। और इसके साथ ही साथ आप और भी यहाँ पे पॉइंट नोट कर सकते हो एग्रीगेट के बारे में। क्या आप नोट कर सकते हो दोस्तों कि कंक्रीट जो होती है ना उसको स्टेबल जो आपका कह सकते हैं रखने का काम है वो एग्रीगेट का है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एग्रीगेट क्या करता है, कंक्रीट को लिख सकते हो, कंक्रीट को स्टेबल रखता है, यानी कि दृढ़ रखता है। क्या रखता है, दृढ़ रखता है आपका एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के बारे में इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है, ठीक है। तो एग्रीगेट के बारे में आप क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा। एग्रीगेट के बारे में आप लिखेंगे कि जो एग्रीगेट यानी जो मिलावा होता है वह एक कणिकामय पदार्थ होता है जो कि कंक्रीट बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। फिर तीसरा लिख लीजिएगा कि एग्रीगेट का कंक्रीट में लगभग 75 से 85% योगदान होता है, ठीक है। अब ये कुछ रीजंस हैं आपके कि हम एग्रीगेट यूज क्यों करते हैं कंक्रीट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये कि ये सस्ता पड़ता है। दूसरी बात, कंक्रीट को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, कंक्रीट में संकुचन को रोकता है, उसमें दरारें नहीं पड़ने देता और कंक्रीट को दृढ़ रखता है। तो ये आप इतनी चीज़ें मिलावे में लिख लीजिएगा। कंक्रीट में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो मिलावे का है, यह एक कणिकामय पदार्थ है और कंक्रीट में यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये सस्ता है, कंक्रीट को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, कंक्रीट में संकुचन नहीं पड़ने देता, यानी श्रिंकेज नहीं पड़ने होती, दरारें नहीं पड़ सकती, क्रैक्स नहीं उसमें आएंगी, और साथ ही साथ ये कंक्रीट को दृढ़ रखता है। तो इतनी चीज़ें आप एग्रीगेट के बारे में नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्रीगेट और एग्जाम्पल मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आप वो भी नोट कर लीजिए यहाँ पे। अब आप मिक्स एग्जाम्पल यहाँ पे नोट करिएगा, फाइन का, कॉर्ज का, हर किसी का, ठीक है। तो पहला तो आपका आ जाएगा यहाँ पे सैंड, अगला आ जाएगा ग्रेवल, लिख लीजिए बालू, फिर इसके बाद ग्रेवल, इसके बाद आपका गिट्टी। अब गिट्टी दो चीज़ का हो सकता है, अगर आप ब्रिक का बना रहे हैं और आप स्टोन का बना रहे हैं, दो चीज़ का हो सकता है, ठीक है। ये गिट्टी आप लोगों का, ठीक है, ब्रिक ब्लास्ट भी हो सकता है, स्टोन ब्लास्ट भी हो सकता है, मतलब पत्थर की गिट्टी भी आती है और ईंट की गिट्टी आती है जिसको रोड़ी कहा जाता है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्रीगेट के एग्जाम्पल भी हो गए जो कि आपको साथ ही साथ यहाँ पे नोट कर लेने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। वैसे इसका क्लासिफिकेशन दोस्तों आपकी बुक में तो बहुत तरीके से दिया है कि ये सोर्स के बेस पे कितने टाइप का होगा, ठीक है, फिर साइज़ के बेस पे, शेप के बेस पे, वेट के बेस पे, तो लगभग 3 से 4 प्रकार का है, लेकिन हमको सभी नहीं पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें पढ़ना है सिर्फ 2 तरीके का। पहला हमको पढ़ना है माप के आधार पर, मतलब साइज़ के बेस पे, और दूसरा उसके आकार मतलब बनावट के आधार पर, किस तरीके से हम कह सकते हैं उसकी बनावट होगी उसके बेस पे, मतलब हमको शेप के बेस पे पढ़ना है, ठीक है। तो पहला आप हेडिंग लगा लीजिएगा, पहले तो लगाइए क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, ये आपकी हेडिंग रहेगी। आपकी सबसे पहले तो हेडिंग ये रहेगी यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट यानी कि मिलावे का वर्गीकरण, मिलावे का वर्गीकरण, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी, ठीक है। अब वर्गीकरण आपको पढ़ना है, पहला पढ़ना है इसके साइज के बेस पे और दूसरा पढ़ना है इसके शेप के बेस पे, ठीक है। साइज का मतलब होता है माप, छोटा या बड़ा किस तरीके का, और शेप होता है आकार, किस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। तो 2 तरीके का पढ़ना है। तो पहले आप लगाएंगे साइज के बेस पे हेडिंग, ठीक है ना। तो आप पहले लगाइएगा हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज़। तो मैं पहले सीधे हेडिंग ही लगा देता हूँ साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपकी पहली हेडिंग है, मतलब साइज के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट है उसका क्लासिफिकेशन। तो साइज के अकॉर्डिंग मेनली 2 तरीके का होता है, फाइन और कॉर्ज, मतलब महीन या फिर मोटा मिलावा। लेकिन आपका तीसरा भी इसमें आ जाता है जो कि फाइन और कॉर्ज दोनों का मिक्सअप होता है, जिसको हम मिश्र मिलावा भी कहते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग ये 3 तरीके का हो जाएगा आपका, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग कितने तरीके का, 3 तरीके का। तो तीनों आपको यहाँ पर नोट करने हैं। पहला आपका दोस्तों फाइन एग्रीगेट, दूसरा आपका कॉर्ज एग्रीगेट, और तीसरा मिक्सअप यानी इन दोनों का हो जाएगा तो उसको हम ऑल इन एग्रीगेट भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल इन एग्रीगेट, ठीक है। अब इनका हिंदी नोट करिए,
इसको हम कहेंगे मिश्र मिलावा, महीन मिलावा, ठीक है। इसको हम कहेंगे महीन मिलावा, ठीक है। और ये हो जाएगा मोटा मिलावा। अब इनको डिफाइन करेंगे वन बाई वन, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन आपको साथ ही साथ नोट करना है, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट क्या होगा, मतलब महीन मिलावा हम किसको कहेंगे, तो एक साइज आपको याद रखना है 4.75 mm, ठीक है। ये साइज आपको याद रखना है। तो आप मेरे साथ नोट करेंगे कि फाइन एग्रीगेट होता क्या है। तो आपने हेडिंग लगा ली होगी सबसे पहले फाइन एग्रीगेट, और उसमें लिखिए 4.7 mm या फिर इससे जो कम माप का एग्रीगेट होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए 4.7 mm या फिर इससे भी छोटे माप का जो भी एग्रीगेट होगा उसको हम फाइन एग्रीगेट कहेंगे, मतलब महीन मिलावा कहेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपकी हो गई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है और यही आपको अपने एग्जाम में लिख करके आना है, ठीक है ना। फाइन एग्रीगेट वो एग्रीगेट है जिसका जो साइज है वो 4.7 mm होगा या फिर इससे कम होगा, उसको हम फाइन एग्रीगेट कहेंगे, ठीक है। तो अब फाइन एग्रीगेट समझ में आ गया। अब इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल में आपको लिखना है बालू, मतलब सैंड, ठीक है। और ये नेचुरल सैंड होती है, मतलब आपने बनाई नहीं है, बना भी सकते हो। पत्थर को अगर आप पीस लोगे तो आपका स्टोन का भी सैंड यहाँ पे तैयार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपका पत्थर का भी यहाँ पे सैंड बनाया जाता है। वैसे नेचुरली हमें बालू मिलती है, देखा होगा आपने नदियों के किनारे बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं उनमें खोद करके लोग बाग, ठीक है ना, खनन वगैरह करके बालू निकालते हैं चोरी से, आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। तो वो आपका नेचुरल बालू होता है और वो आपका एक फाइन एग्रीगेट है। और अगर आप घर पे आर्टिफिशियल बनाना चाहते हो तो आप स्टोन को पीस करके उसका भी बालू तैयार कर सकते हो। तो आपको दो एग्जाम्पल लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखोगे, आपको लिखना है पहला प्राकृतिक बालू यानी नेचुरल सैंड, और दूसरा लिखना है पत्थर को पीसकर बनाई गई बालू यानी कि स्टोन सैंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए तीसरा है, दूसरा है आपका कॉर्ज एग्रीगेट यानी कि मोटा मिलावा। तो इसमें आपको लिखना है 4.75 mm से जो भी बड़े माप का एग्रीगेट होगा, मतलब 4.75 mm से जो भी बड़े साइज का एग्रीगेट होगा वो आपका कॉर्ज एग्रीगेट होगा, मतलब मोटा मिलावा होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। अब इसके एग्जाम्पल आप देखिए क्या क्या होंगे। तो इसके एग्जाम्पल होंगे सबसे पहले तो गिट्टी, ग्रेवल, गिट्टी होगी आपकी। अब देखिए गिट्टी में आप दो तरीके की गिट्टी लिख सकते हो। पहले तो आपका स्टोन का हो जाएगा, मतलब पत्थर की गिट्टी, और दूसरी आप ईंट को तोड़ करके भी उसकी भी गिट्टी तैयार कर सकते हो, जिसको हम रोड़ी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, रोड़ी, मतलब स्टोन ब्लास्ट। और अगर पत्थर को तोड़ के बनाई है तो स्टोन ब्लास्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा कॉर्ज एग्रीगेट में, ठीक है। अब ऑल इन एग्रीगेट क्या होगा, तो ये आपका मिक्सअप होगा इन दोनों का, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे अपनी लैंग्वेज में, आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे बनेगी। इसमें आप लिखोगे ऐसा एग्रीगेट जिसमें महीन मिलावे तथा मोटे मिलावे दोनों प्रकार के मिलावे के कण पाए जाते हैं, वो आपका मिश्र मिलावा होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। मतलब फाइन एग्रीगेट और कॉर्ज एग्रीगेट दोनों का मिक्सअप जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑल इन एग्रीगेट हो जाएगा, मतलब कि आपका मिश्र मिलावा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा एग्रीगेट है जिसमें महीन और मोटे दोनों प्रकार के मिलावे के कण हैं तो उसको हम मिश्र मिलावा कहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी डेफिनेशन होगी ऑल इन एग्रीगेट, ठीक है, यानी कि मिश्र मिलावा। तो सबको समझ में आ गया। बस आपको एक साइज याद करके रखना है 4.75 mm, बस ये याद कर लीजिएगा और आपकी तीनों डेफिनेशन बन जाएंगी। अगर साइज इतना है या फिर इससे कम है तो फाइन एग्रीगेट, अगर साइज इससे बड़ा है तो कॉर्ज एग्रीगेट, और अगर दोनों का मिक्सअप है, दोनों साइज के पार्टिकल्स हैं तो उसको हम मिश्र मिलावा कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि आपको नोट करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, ठीक है, SSC JEE वगैरह में। तो दोस्तों मैंने आपको फाइन एग्रीगेट बताया था, ठीक है, फाइन एग्रीगेट मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी फाइन एग्रीगेट बताया था। और फाइन एग्रीगेट में एक एग्जाम्पल आपको बताया था सैंड का, मतलब बालू का। क्या बताया था, बालू का। मैंने बताया था ना फाइन एग्रीगेट के अंदर आपका सैंड आता है, मतलब बालू आता है। तो बालू भी आपका 3 साइज में ली जाती है, ध्यान रखना। जो बालू होगी वो भी आपकी 3 साइज में आती है। देखिए सबसे पहले तो आएगी आपकी फाइन सैंड, मतलब जो सबसे महीन बालू है। फिर इसके बाद आएगी आपकी मीडियम सैंड, फिर इसके बाद आएगी आपकी मोटी वाली यानी कि कॉर्ज सैंड। बालू भी 3 साइज में हम लेते हैं, सबसे पहला फाइन, दूसरा मीडियम और तीसरा
कॉर्ड्स यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो फाइन का साइज़ कितना होता है, मीडियम का साइज़ कितना होता है, कॉर्ड्स का साइज़ कितना होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो फाइन सैंड होती है, जो सबसे महीन वैल्यू होती है, उसका साइज़ होता है, यहाँ पे नोट कर दूँ, 0.06 mm से लेकर एक सेकेंड, फाइन एग्रीगेट है तो इसका हो जाएगा 0.06 mm से इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। मैं साइज की जगह एस नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। मतलब जो ये वाली फाइन सैंड होगी उसका साइज इससे तो बड़ा होगा, 0.06 mm से बड़ा होगा, लेकिन इसका साइज हम कह सकते हैं 0.2 mm से कम होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, मतलब जहाँ मैंने एस ये लेटर लिखा है उसकी जगह आपका फाइन सैंड आ जाएगा, ठीक है। अब जो मीडियम सैंड होती है, जो मीडियम सैंड होती है उसका साइज इससे तो बड़ा होगा, मतलब 0.2 mm से तो ये बड़ा रहेगा, लेकिन इससे तो बड़ा हो गया आपका 0.2 से, लेकिन इसका जो साइज रहेगा किसका, मीडियम वाले का, वो रहेगा दोस्तों कम रहेगा, 0.6 mm से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो कॉर्ड्स होगा उसका इससे साइज बड़ा हो जाएगा, 0.6 mm से तो ये बड़ी हो जाएगी, इससे तो ये बड़ी हो जाएगी आपकी कॉर्ड्स जो सैंड है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि ये आपकी साइन तो मैंने लगा दिया, अब ये देखिए 2 mm से ये नीचे रहने चाहिए, ठीक है ना, तब आपका ये हो जाएगा कॉर्ड सैंड, ठीक है। तो ये 3 साइज आपको याद रखना है। जो आपकी महीन बालू होगी, सबसे महीन बालू, उसका साइज इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, मीडियम का इससे बड़ा और इससे छोटा, कॉर्ड्स का इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा। तो ये 3 साइज आपको और भी अच्छे से याद करके चलने हैं, ठीक है। तो ये साइज के अकॉर्डिंग आपका क्लासिफिकेशन होता है एग्रीगेट का। अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये आपको लिख देना है, ठीक है, समझ गए होंगे। और दोस्तों जब हम लोग कंक्रीट तैयार करते हैं तो मैं ये बता दूं आपको, जो हम कंक्रीट तैयार करते हैं उसमें हम फाइन एग्रीगेट और कॉर्स एग्रीगेट दोनों का मिक्सअप यूज करते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। और क्यों यूज किया जाता है तो आपको पता भी है, क्योंकि जो कॉर्स एग्रीगेट होगा, मोटा मिलावा होगा, उसके बीच कहीं ना कहीं गैपिंग रह जाती है, तो उसको भरने के लिए हम फाइन एग्रीगेट भी उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट और कॉर्स एग्रीगेट दोनों को मिला करके हमारा कंक्रीट तैयार किया जाता है, ठीक है। उसमें बालू गिट्टी सब हम चीज़ डालते हैं और फिर हमारा कंक्रीट तैयार होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, वहीं अगर हम आरसीसी बना रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसी कंक्रीट बना रहे हैं जिसमें हमको सरिया भी डालनी है, मतलब उसको रेनफोर्स्ड करना है, तो वहाँ पे जो हम कॉर्स एग्रीगेट यूज करते हैं, मतलब गिट्टी यूज करते हैं, उस गिट्टी का साइज हम 12 से 20 mm लेके चलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी आपके नॉलेज के लिए है। मतलब अगर आपका घर का लिंटल डला रहा है, उसमें आपने सरिया वगैरह सब डाल रखी है, तो वहाँ पे जो कंक्रीट आप यूज करोगे आरसीसी, वो आपको 12 mm से 20 mm के बीच यूज करनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हालांकि आप अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट बना रहे हो, सीसी बना रहे हो, तो वहाँ पे जो साइज है वो 63 mm से आपका 10 mm तक हो सकता है, ठीक है, बट इसमें इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं शेप के बेस पे, मतलब उसका आकार किस तरीके का होगा, गोल होगा, नुकीला होगा, चपटा होगा, या सबका मिक्सअप होगा, कैसा होगा, तो वो हम देख लेते हैं। चलिए अब समझिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू शेप मतलब उसके कह सकते हैं बनावट के आधार पर या आकार के आधार पर जो रहेगा उसका वर्गीकरण, किसका, मिलावे का, ठीक है। तो मिलावे का जो वर्गीकरण है दोस्तों शेप के आधार पे, वो 4 तरीके का है, ठीक है। मैंने पहले से नोट कर रखा है ताकि टाइम कम लगे हमारा, हम समझने में टाइम ज़्यादा देंगे, ठीक है। पहला है दोस्तों राउंडेड, मतलब कि गोल मिलावा। कैसा मिलावा, जो हमारा कैसा रहेगा, हमारा रहेगा गोल, इस तरीके से जो मिलावा होगा हमारा मिलावा जो इस तरीके का होगा उसे हम कहेंगे गोल मिलावा, ठीक है। अभी हम डेफिनेशन बता देंगे, अभी केवल फिगर बना रहे हैं ताकि थोड़ा समझ पाएँ आप, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों पार्शियली राउंडेड, यानी कि आंशिक गोल, मतलब कुछ गोल रहेगा और कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा। देखिए ये प्रॉपर गोल था आपका, ठीक है। अब इसमें पार्शियली राउंडेड में क्या होगा कि ये गोल नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से गोल नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के बनावट का होगा, ऐसे कुछ गोल और कुछ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। इस तरीके का जो मिलावा होगा उसको हम कहेंगे कि ये आंशिक गोल है, मतलब ये पार्शियली राउंडेड है, ठीक है। मतलब कुछ तो गोल लग रहा है, जैसे अगर मैं इसको इतना बंद कर दूं तो ये लग रहा है जैसे कुछ गोल हो, है ना, और पूरा देखने पर लग रहा है कि ये आधा यहाँ से टेढ़ा है, तो ये हमारा पार्शियली राउंडेड जो एग्रीगेट है वो रहेगा, ठीक है। अगला आता है एंगुलर, यानी कि कोणीय। तो कोणीय जो रहेगा ये नुकीला रहेगा, सिरों पे ये अधिक नुकीला रहता है, एंगुलर, ठीक है। अभी आपको फिगर से समझना है, मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके का एग्रीगेट रहेगा आपका,
ये जो एग्रीगेट है ये आपका हो जाएगा एंगुलर एग्रीगेट, ठीक है, यानी कि कोणीय या फिर नुकीला, ठीक है, एग्रीगेट। अब आता है फ्लैकी एंड इलोंगेटेड, यानी कि जिसको हम चपटा और पत्रिल मिलावा कहते हैं, ठीक है, इसको समझना, ठीक है, ये आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और वैसे इसका टेस्ट किया जाता है तभी हम पता कर सकते हैं, देख के हम बता नहीं सकते कि ये फ्लैकी है या फिर हमारा एलोंगेटेड है, ठीक है, तो इसका टेस्ट होता है, ठीक है, आपको पढ़ने को मिलेगा, आपकी जो लेबोरेटरी है वहाँ पे आप इसका टेस्ट करेंगे, फ्लैकी और एलोंगेटेड जो एग्रीगेट है उसका, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये फ्लैकी कैसा होता है तो मैं थोड़ा सा बना दूँ आपके सामने। कुछ इस तरीके का एग्रीगेट रहेगा आपका, इस तरीके का एग्रीगेट, ठीक है ना। तो ये आपका फ्लैकी और जो एलोंगेटेड एग्रीगेट है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग शेप मैंने बना करके दिखाए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इनका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब आप लगाइए एक एक हेडिंग और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप नोट करेंगे, पहला जो है आपका राउंडेड, जिसको हम कहेंगे गोल मिलावा, ठीक है। पहला आ जाएगा हमारा राउंडेड, जिसको हम कहेंगे गोल मिलावा, ठीक है। तो गोल मिलावा सबसे पहले तो आप इसमें पॉइंट नोट कर सकते हो कि ये जो मिलावा है ये देखने में कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है मिलावा, ये जो मिलावा होता है ये देखने में गोल होता है, ठीक है। इसका जो हम कह सकते हैं शेप होगा वो कैसा रहेगा, हमारा राउंडेड रहेगा, बिल्कुल गोल रहेगा। ये जो मिलावा है ये गोलाकार मिलावा होता है या गोलाकार कणों से मिलकर के बना होता है, वो हमारा राउंडेड शेप वाला यानी कि गोल आकार वाला जो है मिलावा कहलाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये गोल होता है तो इससे देखिए हमारे लिए यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि ये मिलावा गोल होने के कारण, और ये गोल हो कैसे जाता है तो ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। जो नदियों की तली होती है ना, नदियों की तली में ये पाया जाता है, और पानी के बहाव में दोस्तों ये कई किलोमीटर, पहले तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, फिर जब ये कई किलोमीटर नदियों की तली में बहता हुआ चला आता है तो ये, ठीक है ना, कई ऐसे एजेंट इसको पड़ते हैं जहाँ से डिफेक्टेड होता जाता है, ठीक है, प्रभावित हो जाता है, इसमें रगड़न होती है तली में, तो ये कहीं ना कहीं आगे जा करके पूरा का पूरा गोल हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका राउंडेड मिलावा, ये इस तरीके से ये कह सकते हैं फॉर्म होता है, बनता है, ठीक है। अब देखिए जो ये राउंडेड मिलावा है दोस्तों, अगर हम इसको कंक्रीट में यूज करेंगे तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए कंक्रीट में ये जो आपका राउंडेड आपका एग्रीगेट है इसको आप लोग यूज करोगे तो यहाँ पे होगा क्या कि आपको जो बाइंडिंग मिलने वाली है, ठीक है, जो बाइंडिंग मिलने वाली है यहाँ पे वो बहुत कम मिलेगी। मतलब दो गोल मिलावा को अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये नहीं जुड़ेंगे, मतलब इनके बीच इंटरलॉकिंग नहीं होगी, ठीक है, इनके बीच इंटरलॉकिंग नहीं होगी, इनके बीच का जो बंधन है अच्छे से नहीं होगा, ये अच्छे से पकड़ में नहीं आएंगे, एक मिलावा दूसरे मिलावा को अच्छे से नहीं पकड़ेगा, ठीक है, भले ही आप कितना सीमेंट डाल देना, ठीक है, समझ रहे हो। ये मेरा कहने का मतलब है कि इनकी जो बीच की इंटरलॉकिंग है वो अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये गोल मिलावा, इसलिए ये एक दूसरे से आपस में इंटरलॉक अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज रहेगा यहाँ पे। हालांकि अगर आप कह सकते हैं कंक्रीट में अगर आप लोगों ने ये गोल मिलावे का यूज किया है तो आप उस कंक्रीट से कोई भी चीज़ बनाना बहुत आसानी से बनेगी, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से होगी, ठीक है, कॉम्पैक्शन बहुत अच्छे से होगा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। मतलब ये आपके लिए वर्केबल तो रहेगी, स्वीकार्य तो आपके लिए रहेगी, स्वीकार्य तो आपके लिए रहेगी ये वाली शेप की जो आपकी एग्रीगेट है आपके लिए, अगर आप इसको कंक्रीट में यूज कर रहे हो। बट आपको देखने को ये मिलेगा कि अगर इसके पार्टिकल्स को हम देखेंगे तो इंटरलॉकिंग उसके बीच में बहुत कम होगी, जिससे होगा क्या कि पूरी की पूरी कंक्रीट आपस में अच्छे से नहीं बाइंड कर पाएगी और स्ट्रेंथ हमको अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम इस शेप का जो एग्रीगेट है वो कंक्रीट में यूज करते हैं तो हम लोगों को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हम अच्छी स्ट्रेंथ की अगर कंक्रीट हमको तैयार करनी है, अगर हमको अच्छी स्ट्रेंथ की कंक्रीट चाहिए तो फिर हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे, ठीक है। ये जो आपका राउंडेड शेप का एग्रीगेट रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, इन पार्टिकल्स के बीच में अगर हम बात करें कि वाइड रेशियो क्या रहता है तो दोस्तों वो आपका रहता है 32 to 33%, 32 से 33% कह सकते हैं। इसमें एयर वॉइड्स होते हैं आपके, जो राउंडेड शेप का आपका एग्रीगेट होता है वो, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट आपको नोट कर लेना है राउंडेड एग्रीगेट में। सबसे पहले की जो राउंडेड एग्रीगेट है इसका जो शेप होता है वो गोलाकार होता है। अगली बात, ये गोल हो क्यों जाता है तो नदियों की तली में ये कई किलोमीटर जो है नीचे तली में बहता हुआ चला आता है, सतह के बीच रगड़न होती है और ये गोल हो जाता है, ठीक है। अगली बात आप नोट करिएगा कि अगर हम इस शेप के एग्रीगेट को कंक्रीट में यूज करते हैं तो हमारा
क्या होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि ये दो एग्रीगेट के अगर हम कण लेते हैं तो उनके बीच इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, जिससे क्या कहते हैं पूरी की पूरी कंक्रीट अच्छे से बाइंड नहीं करेगी आपस में और हमको स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात करें तो हमारे लिए वर्केबल बहुत है। अगर हम मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर अगर ढाल रहे हैं तो बहुत अच्छे से ढलाई हम कर सकते हैं, उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं कन्नी वगैरह से, जो ट्रॉवेल होती है उससे, लेकिन वो ना कह सकते हैं आपका कम स्ट्रेंथ का तैयार होगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, इसका यूज़ नहीं करते, आपका राउंडेड जो शेप रहेगा। ठीक है, अगला ध्यान रखिए, अगला दोस्तों है आपका पार्शियली राउंडेड। आपका अगला है पार्शियली राउंडेड, मतलब जो कुछ गोल है और कुछ भाग इसका गोल नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो पार्शियली राउंडेड का। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इस प्रकार का मिलावा जो होता है वो आपका कहीं कहीं गोल और कहीं कहीं टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो, जो आपका पार्शियली राउंडेड एग्रीगेट है। ठीक है, अगली बात ये है कि ये जो आपका एग्रीगेट है, ठीक है, आपका आंशिक गोल जो है, ये एग्रीगेट भी दोस्तों अगर आप लोग मान लीजिए सीमेंट कंक्रीट में यूज करते हो तो ये भी आपका कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी दिखाएगा, मतलब इंटरलॉकिंग की प्रॉपर्टी आपकी अच्छे से नहीं होगी। मतलब दो एग्रीगेट हैं, भले ही ये मान लीजिए एक साइड से आपका गोल है, एक साइड से गोल है, थोड़ा सा इस साइड से डिस्टर्ब है, और आपका मान लीजिए दूसरा एग्रीगेट भी इसी तरीके से यहाँ पे आ गया कि ये गोल है, यहाँ से ये ऐसा है। ठीक है, तो फिर यहाँ इंटरलॉकिंग कमजोर हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। मान लीजिए दूसरा एग्रीगेट भले ही यहाँ पे अच्छे से इंटरलॉक हो गया इसके साथ, लेकिन यहाँ पे इनका जो बाइंडिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं हम इस टाइप का जो एग्रीगेट है वो भी प्रेफर नहीं करते कंक्रीट के लिए, जो हमें अच्छी स्ट्रेंथ वाली तैयार करनी है उसके लिए। ठीक है, तो ये पार्शियली राउंडेड जो एग्रीगेट होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भी अगर आप कह सकते हैं वाइड रेशियो कितना होता है, तो वाइड रेशियो आपको इसमें भी याद रखना है। इसमें 35% से 38% तक जो है वाइड रेशियो होता है। ठीक है, तो ये पार्शियली राउंडेड हो गया आपका, ये आपको बना देना है। ठीक है, जो आपका कह सकते हैं इनका शेप है, किस तरीके से ये दिखते हैं, आपको ये बना देना है। ठीक है, अब तीसरी हम बात करते हैं, तीसरा हो जाएगा आपका एंगुलर। एंगुलर, ठीक है, जिसको हम कोणीय बोलते हैं, मतलब ये नुकीला रहेगा आपका, ये आपका बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नुकीला एक आपका रहता है, एंगुलर रहता है, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए अच्छा होता है, हम इसको एग्रीगेट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बेस्ट है। ये अगर हम कंक्रीट में यूज़ कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका एग्रीगेट है वो कह सकते हैं आपस में बाइंड करेगा। ठीक है, आपस में उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होगी। ठीक है, आपस में इंटरलॉकिंग इसकी अच्छी होगी, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हमको फिर स्ट्रेंथ जो मिलने वाली है वो भी हमको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, और आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पे कि जो आपका ये वाला एग्रीगेट है, यानी कि जो एंगुलर एग्रीगेट है, इसमें जो आपका वाइड रेशियो रहेगा, रिक्तता अनुपात रहेगा, वो 38% से 45% रहेगा। ये आपको यहाँ पे इसमें याद कर लेना है। ठीक है, समझ रहे हो, और आपको मैंने बता दिया कि ये आपके लिए अच्छा है, अगर आप इसको कंक्रीट में यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा है। और आप अगर हाई स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट तैयार कर रहे हो तो उसमें भी आप ये एग्रीगेट डाल सकते हो, ये ना डालो, ये ना डालो। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। ओके, चलिए अब आपका लास्ट बचा हुआ फ्लैकी और एलोंगेटेड एग्रीगेट। तो ये क्या होता है, चलिए इन दोनों को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। चलिए अब दोस्तों आपका चौथा था फ्लैकी एंड एलोंगेटेड। देखिए आपका चौथा जो था वो था फ्लैकी और एलोंगेटेड। ठीक है, तो मैंने इनको अलग अलग करके नोट कर लिया है, फ्लैकी और एलोंगेटेड। ठीक है, इनको हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो फ्लैकी जो आपका एग्रीगेट होता है उसकी दोस्तों एक शर्त होती है कि जो फ्लैकी एग्रीगेट होगा उसमें उस एग्रीगेट की न्यूनतम माप उसकी औसत माप का 3/5 से कम होना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है, या मैं कहूँ इसका मतलब क्या है, तो वो भी मैं समझाऊंगा। आप पहले ध्यान रखिएगा, फ्लैकी एग्रीगेट कहता है कि इसका न्यूनतम माप, मतलब इस एग्रीगेट की सबसे छोटी माप, कोई ना कोई सबसे छोटी माप तो होगी, तो वो छोटी माप जो होनी चाहिए इस एग्रीगेट की एवरेज जो मेजरमेंट है या औसत माप है उसका अगर हम 3/5 निकालें तो उससे हमारी ये इसकी न्यूनतम माप कम ही रहनी चाहिए। अब कैसे न्यूनतम माप निकालेंगे, कैसे औसत माप निकालेंगे, ये सब बताते हैं। तो पहले समझिएगा औसत माप। न्यूनतम माप तो आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो, छोटी माप तो उसकी निकाल सकते हो एग्रीगेट की देख के, लेकिन औसत माप कैसे निकलती है, तो औसत माप के लिए दोस्तों इसका चालनी परीक्षण होता है। चालनी परीक्षण होता है इसका, सीव एनालिसिस किया जाता है, जिसमें एग्रीगेट का एक टुकड़ा लिया जाता है और फिर उसको पास किया जाता है। तो एग्रीगेट आपका किसी ना किसी चालनी से तो पास होगा। सपोज करिए ये आपका 10 mm से पास हो गया, और अगर ये 20 mm पे रुक गया,
आपने एक एग्रीगेट का टुकड़ा लिया, कोई फ्लैकी एग्रीगेट था, आपने इसको लिया और लेने के बाद एक चल्ली से पास किया जिसमें आपका साइज़ 10 mm था, उससे ये पास हो गया, लेकिन 20 mm पे जाके रुक गया। तो ये जो दोनों मेजरमेंट आपके पास आई हैं इनका आप औसत निकालेंगे, मतलब 10 + 20 बटे में 2। तो जितना आपके पास आएगा, जो मेजरमेंट आपके पास आएगी, जैसे 20 और 10 30, तो आपके पास आ जाएगा 15 mm। तो जो ये 15 mm है वो इस एग्रीगेट के लिए आपका औसत माप होगा। फिर इस माप का आप 3/5 निकालोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब ये वैल्यू आपकी इसकी न्यूनतम माप से बड़ी होनी चाहिए, या हम कहें ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी, या फिर इसकी न्यूनतम माप इस माप से छोटी होनी चाहिए। तो ये फ्लैकी की शर्त होती है, ठीक है, समझ में सबको आ गया होगा। जो एग्रीगेट आपने लिया है उसकी सबसे छोटी से छोटी मेजरमेंट आप ले लेंगे, वो आपने यहाँ रख ली। फिर इसी एग्रीगेट का औसत माप निकालोगे, कैसे? इसको चल्ली से पास करोगे। अब आपको ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा, आप लैब में करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए आप इसको चल्ली से पास करोगे, ठीक है। मान लो आपने 6-7 चल्ली एक साथ लगा दी, ठीक है, अलग अलग साइज़ की, 10 की, 20 की, 30 की, 40 की। तो ये एग्रीगेट कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एक चल्ली से पास होकर दूसरी पे रुक जाएगा। तो जिस पे रुका वो नोट कर लो, और जिससे पास हुआ जस्ट ऊपर वाली में वो ले लो, दोनों का एवरेज निकाल दो, उसका 3/5 कर दो, ठीक है। तो ये वाली जो मेजरमेंट आएगी पूरी की पूरी ये, वो इसकी न्यूनतम माप से बड़ी हो जाए या फिर न्यूनतम माप इससे छोटी हो जाए, तो वो फ्लैकी कहलाएगा। एलोंगेट कैसे पहचानते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एग्रीगेट है उसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई उसकी औसत माप के 9/5 से अधिक होनी चाहिए। हमने एग्रीगेट लिया एक, उसकी लेंथ हमने पता करी, वो हम एलोंगेटेड टेस्ट से पता करते हैं। और औसत माप कैसे निकालते हैं? तो वो वही सिस्टम है कि चल्ली हमने रखी है एक साथ, ठीक है, ऐसे हमने सीब रखी अलग अलग साइज़ की, और उससे हमने एग्रीगेट पास किया। सपोज एग्रीगेट इससे निकल गया, इससे निकल गया, यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो इससे पास हुआ कि नहीं हुआ? इससे तो पास हो गया। तो हम ये वाली सीब ले लेंगे और ये वाली सीब, इसका साइज़ सपोज 10 mm है और इसका 20 mm है, तो इनका एवरेज निकाल लेंगे, मतलब 15 mm आ जाएगा। और 15 का फिर 9/5 करेंगे और उसकी लेंथ से देखेंगे क्या ये छोटा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी हो जाए या फिर लंबाई इससे बड़ी हो जाए, तो वो हमारा एलोंगेटेड होता है, ठीक है। अभी समझने की कोशिश करिएगा, ये शर्त आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी, क्या शर्त होती है, ठीक है। और लैब में टेस्ट करेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।